हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट के 2019 जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन था, जिसमें जो हमारे इंग्लिश पेडागोजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही सेम क्वेश्चन है। आप 2019 का पेपर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा पूरा। और इसी बेस पे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ ग्रामर में नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें जो पेडागोजी के होते हैं और कुछ वोकैब्स होती हैं, बाकी का पैसेज दिया होता है। तो चलिए बात करते हैं। पहला हमारा था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक पैसेज पूछा गया था और मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज आप कैसे सॉल्व करें और आपको कम समय में कैसे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल पाएंगे, क्योंकि इसमें पैसेज जो पूछा जाता है काफ़ी बड़ा पूछा जाता है, काफ़ी लॉन्ग होता है, तो पढ़ते ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो कैसे हमें करना है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आप पैसेज करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पर नज़र डालिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल। कैसे हम फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग। by working hard on our weakness, by putting in a lot of effort, by proper and ceaseless improvement in all areas, by seeking the advice and guidance of successful people। दूसरा है हमारा, पहले में बात की गई है हम कैसे फुल अटेन कर सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो ये याद रहेगा हमें कि क्या पूछा गया है, माइंड में रहता है। उसके बाद व्हाट इज़ कॉमन अमंग द ग्रेट पीपल मेंशन इन पैरा 1। जो हमारा पैरा 1 है उसमें क्या मेंशन किया गया है ग्रेट पीपल के बारे में, जो कॉमन होता है सभी में। दे रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन, दे इंस्पायर्ड ऑल दोज हु केम इनटू कॉन्टैक्ट विद देम एंड दे वर्कड हार्ड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द डाउन ट्रॉडन, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल। तो क्या सभी में क्या कॉमन रहता है, क्या सभी सफ़र करते हैं, क्या जो निचले स्तर के दबे कुचले वर्ग जो होते हैं उन्हीं से सफ़र करके आगे ऊपर उठते हैं, या सभी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डू वी स्टैंड टू गेन व्हेन वी कंडीशन आवर माइंड टू डू आवर बेस्ट। कैसे हम गेन करेंगे अगर हमारी कंडीशन और माइंड, हमारा जो माइंड है, हम उसको कैसे बेहतर करेंगे। We realize our full capability, we earn name, fame and wealth, we rise in the estimation of our friends, we are able to overcome all obstacle। ठीक है, कैसे हम उनको जो हमारी बाधाएं आती है कैसे पूरा कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि all successful people are committed to Kaizen, if we can control our mind it will us wonderfully। यानी कि ये हमारे नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं, बाद में पूछा है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो चलिए पैसेज पर नज़र डालते हैं और जल्दी से पैसेज को पढ़ डालते हैं। कैजिन इन जापानीज़, कैजिन जापानीज़ उसका मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। यानी कि आपको स्थिर रहना है और आपको कभी भी इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी कभी आपको समाप्त नहीं होने देना है। हमेशा अगर इंसान या किसी व्यक्ति में अगर जो इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंसान वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और स्थिर अगर हो गया तो उसमें जो नॉलेज है, जो गेन करता है, जो वो एक्सपीरियंस गेन करता है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो कैजिन, जापानीज़ में कैजिन का मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी रुकना नहीं है और हमेशा आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है खुद को। There is no pursuit more noble or important than the pursuit of self-improvement. As Confucius said many years ago, good people strengthen themselves ceaselessly. Consistent and constant improvement in all areas is essential to reach your true potential. The personal trademark of almost every high achiever and successful person is a dedication to daily improvement in both their personal and professional life. तो देखिए, अभी हमसे पूछा गया था कि क्या सभी में कॉमन होता है, उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट पैरा में, फ्रॉम वेन फ्रैंकलिन टू महात्मा गांधी। चाहे वो वेन फ्रैंकलिन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो या इवान लेडल हो, एंड चाहे नेल्सन मंडेला से मदर टेरेसा हो, सभी ने
सेम ही किया है और सभी का कॉमन एक तरीका रहा है। इफेक्टिव पीपल डू थिंग्स डेली टू एडवांस कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। यू मस्ट ऑल्सो अप्लाई देयर कैजन प्रिंसिपल ऑन अ डेली बेसिस टू कंडीशन योर माइंड। तो क्या कहते हैं कि आपको भी जो कैजन प्रिंसिपल है आपको भी डेली बेसिस पर इसको अप्लाई करना चाहिए आपकी अपनी लाइफ पर। कैजन प्रिंसिपल मतलब आपको स्थिर रहना है और आपको सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट है आपको करते रहना है। आपको जानना है कि हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा हमारा इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। इट हैड बीन सेड दैट द माइंड इज़ ए टेरेबल मास्टर बट ए वंडरफुल सर्वेंट। एक बहुत खतरनाक है लेकिन एक अच्छा भी है। हम जो उससे कहेंगे वो मानता है। और टेरेबल मास्टर कैसे है कि वो कभी कभी गलत चीज़ें में कहता है तो हमें उसको नहीं मानना है। हमें खुद को एक अंतरात्मा से एक चीज़ सोचनी है कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। इट टू एक्सीलेंस ऑफ थॉट दिस वंडरफुल सर्वेंट विल मोस्ट सर्टेनली ब्रिंग यू ऑल द पीस प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय यू नाउ सर्च फॉर। स्टडी एनी पर्सन ग्रेट सक्सेस स्टोरी एंड यू विल नो डाउटली लर्न टू देयर कमिटमेंट टू कैजन। अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन या ग्रेट पर्सन की अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने भी कैजन फॉर्मूला अप्लाई किया होगा अपनी लाइफ में। देयर विल बी डेडिकेटेड टू स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट इन द की एरियाज ऑफ देयर लाइफ्स एंड बिकम द वेरी बेस्ट दे कुड बी। और पर्सनल मास्टरी इज लाइक अ बैंक अकाउंट, call it the personal excellence account by improving daily weather. Is it by spending some time exercising, reading, visualizing or forming better relationship? You are making regular deposit into your account। यानी कि आपको अच्छे संबंध रखने हैं, आपको टाइम बिताना है किस पर, एक्सरसाइज करने पर, बुक पढ़ने पर, ये रीडिंग करने पर, ये विजुलाइज नज़र रखने पर इधर उधर, और विजुलाइज करना होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फॉरगिंग बेटर रिलेशनशिप, यू आर मेकिंग रेगुलर डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट। यानी कि जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं एक अकाउंट की तरह है, एक बैंक अकाउंट की तरह हैं। आपको ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करनी है अपने लाइफ के अकाउंट में। आफ्टर ओनली 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव इम्प्रूव्ड द रिचनेस एंड क्वालिटी ऑफ योर वर्ड बाई एटलीस्ट 30%। और इन सब चीज़ों करने के बाद जब आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट लेवल क्या है, कम से कम 30% आप गेन कर चुके होंगे। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा एरर है। दिया है सिंस द टाइम इमेमोरियल द हिंदूज हैव बीन वर्शिपिंग द रिवर गंगा। बहुत समय पहले से ही लोग जो हिंदूज पीपल हैं वो पूजा कर रहे हैं किसकी, रिवर गंगा की। सिंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा है सिंस कॉमा टाइम इमेमोरियल द हिंदूज हैव बीन वर्शिपिंग द रिवर गंगा। तो जो हमारा सिंस के बाद ये हमारा कॉमा आया है उसके बाद ये पूरा एक पार्ट है। सिंस टाइम इमेमोरियल, कभी भी कॉमा जो होता है वो सिंस के बाद सेंटेंस को इनकम्प्लीट करता है। तो सिंस टाइम इमेमोरियल कॉमा, तो यहाँ पर हमारा जो ए पार्ट वाला एरर है, ये जो हमारा कॉमा आना चाहिए वो टाइम इमेमोरियल के बाद आना चाहिए। तो ये एक पूरा सेंटेंस फ्रेम होगा सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी कि बहुत पहले से ही जो हिंदूज पीपल हैं वो पूजा कर रहे हैं रिवर गंगा की। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, हमारा ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपने पैसेज पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाद आपने पैसेज पढ़ा तो आपको पता चला कि क्या पूछ रहा है। तो अब बात करते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल। हम ऑथर के अकॉर्डिंग हम अपने पोटेंशियल को, फुली पोटेंशियल को कैसे अटेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाई वर्किंग हार्ड आवर वीकनेस, जो हमारी कमजोरियाँ हैं उन पर हम वर्क करके। बाई पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, या जो भी हमारे एफर्ट हैं उनको रख कर, या बाई प्रॉपर एंड सीजलेस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज़। अभी मैंने आपको जब पैसेज पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये चीज़ें पहले में पूछा गया है। बाई प्रॉपर एंड सीजलेस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज़, अगर आपको फुल पोटेंशियल से सारा कुछ गेन करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से और सीजलेस यानी कि बिना रुके आपको इम्प्रूवमेंट करना है सभी एरियाज़, यानी कि लाइफ के हर पार्ट में, हर एक पार्ट में। लाइफ जो हमारी है किसी न किसी हर पार्ट में डिवाइड है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमको किसी एक चीज़ को इम्प्रूव नहीं करना है, जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी पार्ट हैं सभी को इम्प्रूवमेंट करके चलना है प्रॉपर वे में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमन एमंग ग्रेट पीपल मेंशन इन पैरा 1। पैरा 1 में क्या मेंशन किया गया है ग्रेट पीपल के बारे में। अब इसके ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। दे रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन, दे इंस्पायर्ड
ऑल दोज हु केम इनटू कांटेक्ट विद हिम, उनके कांटेक्ट में जो आता है वो सभी से इंस्पायर होते हैं या वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं। दे वर्कड हार्ड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द डाउन ट्रॉडन, दे वर्कड हार्ड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द डाउन ट्रॉडन, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल। तो जितने भी नाम वहाँ पर लिखे थे, चाहे महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, मदर टेरेसा हो, आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने सुना होगा कि इन्होंने हमेशा समाज को जो डाउन ट्रॉडन वर्ग होता है, डाउन ट्रॉडन जो वर्ग होता है सोसाइटी का, दबा कुचला वर्ग होता है जो सबसे नीचे, जिसे हम लोग SC ST, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट ये बोलते हैं, जो दबा कुचला वर्ग होता है जो सोसाइटी में ऊपर नहीं उठ पाता है समाज की वजह से, उनको क्या करते हैं, उनके रिफॉर्म में, उनके समाज सुधार की बात करते हैं और सोसाइटी में उनको बराबर का दर्जा दिलाते हैं। तो दे वर्कड हार्ड टू एलिविएट, एलिविएट मतलब क्या होता है, दुख परेशानी को कम करना, एलिविएट, और एक हमारा वर्ड आता है मिटिगेट। एलिविएट और मिटिगेट दोनों का मतलब होता है दुख परेशानियों को कम करना और बेहतर बनाना। तो क्या करते हैं, वो जो डाउन ट्रॉडन पीपल होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी परेशानियों को कम करते हैं, उनको बेहतर बनाते हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी प्रदान कराते हैं। तो सभी ये जितने भी ग्रेट पीपल होते हैं वो एक सोसाइटी पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं और एक अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पैरा 1 में हमारा ये दिया गया है। आप ऊपर जाके पढ़ेंगे तो पैरा उसमें लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पैरा 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा हाउ डू वी स्टैंड टू गेन व्हेन वी कंडीशन आवर माइंड टू डू आवर बेस्ट। कैसे हम गेन कर सकते हैं जब हमारी कंडीशन अच्छी हो और हमारा माइंड बेहतर तरीके से काम कर रहा हो। तो वी रियलाइज़ आवर फुल कैपेबिलिटी, हमें अपनी कैपेबिलिटी को फुली रियलाइज़ करना चाहिए। वी अर्न नेम फेम एंड वेल्थ, हमें क्या कमाना चाहिए, हमें नाम, शोहरत, इज्जत, यही सारी चीज़ें कमानी चाहिए। या वी राइज इन द एस्टिमेशन ऑफ आवर फ्रेंड, हमें अपने दोस्तों के साथ ही राइज करना चाहिए। वी आर एबल टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, या हमें जितने भी हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, यानी कि बाधा, रुकावट, ये सारी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को हमें ओवरकम करना चाहिए, ऑब्स्टेकल को दूर करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, अगर हमारा माइंड या हमारी कंडीशन एक बेहतर तरीके से हो रही है तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है और हमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से फुली उस पर जोर देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर कमिटेड टू कैजन, इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड इट विल सर्व अस वंडरफुली। यानी कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कमिटेड होते हैं किसके लिए, कैजन के लिए। कैजन क्या है, कैजन फॉर्मूला है जो कि जापानीज़ का एक वर्ड है। इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, इट विल सर्व अस वंडरफुली, तो ये बेहतर तरीके से काम करता है। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों गलत हैं। ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, पहला गलत है और दूसरा सही है। ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, पहला सही है दूसरा गलत है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो यानी कि दोनों फॉर्मूले जो हैं वो सही हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द ट्रेडमार्क, यानी कि सिनोनिम की बात की गई यहाँ पर। ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ट्रेडमार्क जानिए। ट्रेडमार्क एक जर्मन सामान्य तौर पर जनरल टर्म है
आपने देखा होगा कि कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें ट्रेडमार्क, ये साइन होता है ब्रांडिंग का, जिस भी ब्रांड का होता है। और कोई भी साइन वगैरह बना रहता है, मोस्टली ऐसे टिक भी लगा रहता है ट्रेडमार्क करके। तो ट्रेडमार्क एक ब्रांडिंग है, एक ब्रांड है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ब्रांड मतलब क्या होता है, एक लोगो होता है, जो ब्रांडिंग होती है उसे बोलते हैं। और ये ट्रेडमार्क एक रिकॉग्नाइज़ करता है, साइन होता है, जो कि एक प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को यूज़ किया जाता है। आइटम आप सभी को पता है, आइटम मतलब सूचियाँ, आइटम बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब पता है, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट का जो ऑपोजिट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडरफुल? वंडरफुल का जो हमारा मोस्ट अपोजिट वर्ड है वो क्या होता है? पहला लिखा है इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मतलब होता है जो अपर्याप्त, जो पर्याप्त नहीं होता है। सेपरेट मतलब अलग। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब होता है कम, किसी चीज़ की कमी कम कर देना। और जो लास्ट लिखा है अनरिमार्केबल, अगर यहीं पर हमारा रिमार्केबल होता या रिमार्क होता, रिमार्क मतलब तो क्या होता है टिप्पणी, रिमार्केबल मतलब होता है बहुत उम्दा, अच्छा। तो वंडरफुल, वंडरफुल मतलब क्या होता है? वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, बहुत अच्छा। और रिमार्केबल मतलब भी होता है बहुत अच्छा। तो अनरिमार्केबल मतलब होता है जो अच्छा नहीं होगा। तो ये इसका अपोजिट है हमारा डी नंबर। नेक्स्ट लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड फाइंड दैट सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन देम orally। यानी कि क्लास थर्ड की कोई स्टूडेंट है और उसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली से समझ में नहीं आता है। व्हेन इज एक्सप्लेन देम orally, जब उसे orally एक्सप्लेन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देयर लर्निंग स्टाइल इज, उनकी लर्निंग स्टाइल कैसी है? जब वो बोलते हैं तो उन्हें क्लियरली समझ में, सॉरी अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड फाइंड दैट सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन देम orally। यानी कि जो क्लास थर्ड का एक क्लास टीचर है वो बोलती है कि जब हम स्टूडेंट को orally समझाते हैं तो उनको ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। तो उनकी जो स्टाइल है वो कैसी है? पहला हमारा लिखा हुआ है एस्थेटिक, दूसरा हमारा लिखा है ऑडिटरी, तीसरा हमारा लिखा है विजुअल, चौथा हमारा लिखा है काइनेस्थेटिक। विजुअली मतलब क्या होगा, हम देख पा रहे होंगे बोर्ड पर और किसी चीज़ को अगर बताएंगे। और जो हमारा ऑडिटरी होता है, ऑडिटोरियम से बना है वर्ड। ऑडिटोरियम में क्या होता है कि जो भी स्पीकर होता है, जो भी वक्ता होता है, वो वहाँ पर खड़ा होता है और उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करता है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लाइज करती हैं लर्निंग में। तो ऑडिटोरियम मतलब क्या होगा, सामने टीचर हमारा होगा और वो बोलेगा और हम लोग उस चीज़ को सुनेंगे। तो इसमें जब वो एक्सप्लेन करती हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो वो कौन सा मेथड है? वो हमारा ऑडिटरी मेथड है। काफ़ी कन्वेंशनल रहता है। नेक्स्ट है अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। विच सब्जेक्ट स्किल्स इज प्रैक्टिसिंग इन द क्लास? कौन सा प्रैक्टिस कर रही हैं? पहला हमारा लिखा है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब होता है समराइज़ करना किसी चीज़ को, जैसे कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है उसको समराइज़ करते हैं शॉर्ट में। या पैराफ्रेजिंग मतलब होता है पैरा में डिवाइड करते हैं और देन पढ़ते हैं। प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्टिंग करते हैं। या इन्फेरिंग, इन्फेरिंग मतलब क्या होता है? इन्फेरिंग मतलब सूचित करते हैं या अच्छे से इम्प्लाई करते हैं। तो जो इस प्रैक्टिस का लेवल होता है इन्फेरिंग का, वो प्रायर लेवल को, जो प्रायर नॉलेज होती है और जो भी हमारा टेक्सचुअल होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको एक कंक्लूजन के तौर पर ड्रॉ करता है। तो जो हमारी सब स्किल होती है स्टूडेंट की, जब कोई भी चीज़ पूछता है टीचर स्टूडेंट से एंड रीड द
टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, और उनके जो अनुभव होते हैं, उनके जो विचार होते हैं बियॉन्ड द लेटरल लेवल, जो लेटरल लेवल पर होते हैं उनसे परे जो उनके विचार होते हैं, तो उसमें कौन सी स्किल का यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रैक्टिसिंग स्किल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा इन्फेरिंग। इन्फेरिंग में क्या होता है, इन्फेरिंग में बच्चों के पास जो भी नॉलेज होती है उस नॉलेज का यूज़ करके वो जवाब देते हैं जो भी पूछा जाता है उनसे। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी टेलिंग जो होती है और जो स्टोरी लिसनिंग होती है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि स्टोरी कैसी होती हैं, तो किसी भी बच्चे के सिलेबस में स्टोरी का क्या रोल होता है, क्या अहम रोल होता है, क्यों उनके सिलेबस में स्टोरी रखी जाती है, इसकी चर्चा करते हैं। पहला लिखा है हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम, टीचर की हेल्प करने के लिए कि उसकी क्लासरूम मेंटेन रहे, जी नहीं। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड, अगर डिफ़िकल्ट वर्ड अगर हमें रखने हैं तो हमें स्टोरी क्यों, हम सीधा सा उसको प्रोज़ का एक चैप्टर या किसी भी तरीके का चैप्टर रख देंगे, उसमें स्टोरी ही क्यों रखेंगे अगर हमें डिफ़िकल्ट वर्ड रखने हैं तो। यूज़ मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम, ग्रामर का रूल स्टोरी में उसका कुछ लेना देना नहीं है ग्रामेटिकली। प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल, जो उसकी प्रेजेंट लैंग्वेज होगी, प्रेजेंट जो लैंग्वेज होगी, क्या बोल रही है स्टोरी हमारी, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो स्टोरी होती है, क्योंकि जो प्रेजेंट लैंग्वेज होती है एज ए होल, जो भाषा होती है वही पूरी स्टोरी का सार होता है। किसी भी स्टोरी को शुरू करते समय स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि आगे उसमें क्या बोला गया है। बाकी जो वोकेबुलरी लर्निंग होता है, कंप्रीहेंशन होता है, सीक्वेंस होता है, मेमोरी होता है, क्रिएटिव और कई सारी बेनिफिट होते हैं जो स्टोरी टेलिंग में आ जाते हैं। अगर स्टोरी टेलिंग की हम बात करें तो स्टोरी टेलिंग में जो प्रेजेंट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, प्रेजेंट में जो उसमें लैंग्वेज यूज हो रही है, वो सभी को इनकरेज करती है, क्रिएटिव बनाती है, राइटिंग करने के लिए, सोचने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सपोज़ आपके सामने कोई स्टोरी आ गई और उस स्टोरी में ये बताया गया है कि ऑनेस्टी है, या ये बताया गया है कि हमें रूल को फॉलो करना है, या फिर हमें जो एल्डर्स हैं उनका सम्मान करना है, जो ओल्ड पीपल हैं उनको हेल्प करनी है हमेशा। तो एक मैसेज जाता है सभी बच्चों में, ये सोचते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। तो जो हमारी पेडागॉजी है, जो हमारी चाइल्ड पेडागॉजी है, ये हमारे सब्जेक्ट में क्यों रखी गई है, क्योंकि हम बच्चों को बता सकें वो सारी चीज़ें जो वो बेसिक लेवल पर शुरुआत से उनको सीखना है। नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर द टीचर स्टार्टेड डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी, व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद द एक्टिविटी। मान लीजिए आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, आपने वुड कटर वाला चैप्टर आपने भी पढ़ा होगा और आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए जो वुड कटर वाला था उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, उसमें डिस्कशन था ऑनेस्टी के बारे में। तो ऑनेस्टी के बारे में डिस्कशन था, तो आप बच्चों को सबसे पहले ऑनेस्टी के बारे में क्यों बताएंगे, उनसे आप इस एक्टिविटी के द्वारा आप क्या अचीव कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहला लिखा है एसेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, अब जो स्टूडेंट हैं उनके जो लैंग्वेज यूजेस है उसका आप उस तक पहुंचना चाहते हैं, या एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, या जो बच्चे हैं उनका जो ध्यान है वो एक्टिवेट कराना चाहते हैं, शुरुआत कराना चाहते हैं, अटेंशन गेन कराना चाहते हैं, या फिर एक्टिवेट स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज को बताना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टोरी में चर्चा करते हैं कि ऑनेस्टी क्या है बच्चों, तो अगर स्टार्टिंग्स में अगर बच्चों को पता होगा कि ऑनेस्टी क्या है, तो प्रीवियस नॉलेज ऑनेस्टी और वुड कटर चैप्टर दोनों में कोई लेना देना नहीं है। और एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल्स, अगर जो चैप्टर होगा ऑनेस्टी की अगर बात करेंगे तो जो स्टूडेंट की जो स्किल होगी, जो उसका दिमाग होगा वो एक्टिवेट होगा और वो स्टोरी को समझेगा, उसको जानेगा कि आखिर इसमें इसका हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है। क्योंकि किसी भी स्टोरी को किसी भी सिलेबस में रखने का एक रीज़न होता है कि इसमें इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़े बच्चों पर। A
child got admission to a new school, the teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is वो क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसका नया नया एडमिशन होता है स्कूल में, तो जो टीचर होती है वो सरप्राइज हो जाती है देख करके बच्चा तो 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है फ्लुएंटली वो भी, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है. तो सी इज़ वह क्या है? कोई गर्ल स्टूडेंट है तो वो लिंग्विस्ट है. लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं. मोनोलिंगुअल मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, जो एक लैंग्वेज बोल सकता है, एक लैंग्वेज के बारे में जानता है, मोनोलिंगुअल हो गया. बाईलिंगुअल, बाई लगा है, बाई मतलब तो मैंने आपको बताया था, बाईलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज जान सकता है. और यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज, तो यानी कि 4 लैंग्वेज वो ऑलरेडी जानता है, 2 लैंग्वेज से ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज में आ जाता है. तो 2 लैंग्वेज से ज़्यादा जानता है, 4 लैंग्वेज जानता है, वो इंग्लिश नहीं जानता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किस में आएगा? मल्टी लैंग्वेज की श्रेणी में आएगा. A student of class 5th while reading a chapter finds some difficulties in unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words he should. कोई बच्चा है क्लास 5th का और जब पढ़ता है चैप्टर तो उसे कई सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जो कि उससे वो परिचित नहीं होता है, तो वो मीनिंग जब भी देखता है तो उसे नहीं जान पाता है. उसे क्या करना चाहिए? आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प. देखिए, जो भी उसका क्लासमेट होगा, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड था, आप भी पढ़ते थे, तो आपने देखा होगा कि जो आपका क्लासमेट होगा, जो आपका फ्रेंड होगा, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, वो भी आपकी हर टाइम हेल्प नहीं कर पाएगा. आप उससे हर टाइम हेल्प नहीं मांग सकते हैं. या फिर आस्क द टीचर. और जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सभी बच्चों की यहाँ पर बात की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं की जाती है. आस्क द टीचर, आप टीचर से पूछेंगे. या इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग. ऐसा तो है नहीं कि आप किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे या स्किप करेंगे. आप कब तक करेंगे? आपको कभी ना कभी तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी. और नेक्स्ट हमारा लिखा है गेस द मीनिंग इन कंटेंट. और आपको जो भी कंटेंट दिया गया है आप उसको गेस करें, आप उसके बारे में सोचें, आप उसके बारे में गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है. तो जो हमारा 4 नंबर है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि जो भी करना है आपको ही करना है. A teacher of class 5th wishes to teach a complex language structure from the syllabus she should. उससे क्या करना चाहिए? जो क्लास 5th की जो टीचर है उसकी इच्छा है कि एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए, फ्रॉम द सिलेबस में रखा जाए. तो उसे क्या चाहिए? यूज़ ए ग्रामर गेम विद ए फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. उसे ग्रामर गेम करना चाहिए, किसमें फोकस करने के लिए? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर फोकस करने के लिए. आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल को मेमोराइज करना, दोबारा से याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए. नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट. ऐसा तो है नहीं कि अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उन्हें नहीं आता है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अवॉइड कर देंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर. देखिए, लिसनिंग और स्पीकिंग और राइटिंग ये सारी चीज़ें एक अलग मैटर करती हैं, और जो ग्रामर है वो एक अलग मैटर करता है. तो हमको सारी चीज़ें आनी चाहिए. यहाँ पर यूज़ ग्रामर गेम. देखिए, ग्रामर गेम के तहत अगर आप ग्रामर गेम कराते हैं क्लास में और उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ग्रामर गेम में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे भी कहता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो खेल खेल में सीख जाता है. तो गेम के तहत हम गेम में अगर कुछ भी चीज़ रख देंगे तो बच्चे उसे आसानी से सीख जाएंगे. तो हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एज अ गेम, ग्रामर गेम यूज़ करेंगे तो बच्चे उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे और आसानी से सीख जाएंगे. तो हमारा ए नंबर करेक्ट होगा. एज पर नोम चोम्स्की's थ्योरी, द रोल of language acquisition device LED helps children to imitate the language spoken by adults. क्या वो imitate मतलब होता है मिमिक या कॉपी? imitate मतलब होता है मिमिक, MIMIC, या होता है कॉपी करना, किसी की नकल उतारना. तो LED का मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो भाषा अधिग्रहण डिवाइस होती है, वो बच्चों को किस प्रकार से हेल्प करती है? इसलिए हेल्प करती है कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनके द्वारा बोली गई लैंग्वेज को हम कॉपी करें या मिमिक करें, उनकी नकल उतारें. या फिर लर्न सेकेंड लैंग्वेज ईजिली, या जो भी हमारी सेकेंड लैंग्वेज है हम उसको आसानी से सीख पाएँ. या फिर
कम्युनिकेट एक्टिविटी इन सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको हम आसानी से बोल पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ। या फिर जनरेट ग्रामर रूल्स, तो जो हमारी लैड है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो नोम चोम्स्की की कौन सी डिवाइस थी जो किस चीज़ को बढ़ावा देती है, और एलईडी का फुल फॉर्म, लैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका क्या मतलब, किसका क्या नाम होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये किस प्रकार हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हेल्प करती है बच्चों को, तो ये जनरेट द ग्रामर रूल्स, जो ग्रामर हमारे रूल्स होते हैं उनको जनरेट करती है, उनको बढ़ाती है, उत्पन्न करती है। ग्रामर जो हमारे ग्रामर के रूल्स होते हैं उसको बताती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो आज का वीडियो था, ये इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पेडागोजी के हैं, इंग्लिश के, और 2019 एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट अगर आपको सॉल्व करना है तो ये आपका सॉल्व पेपर है, और मैंने आपको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कराया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा रहा ये लेक्चर। और इस मेरे हिसाब से तो इसमें एक एक चीज़ आपको क्लियर की गई है, एक एक पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन पर बात की गई है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। तो ऐसे आपको आपके पास एक एक वीडियो आते रहेंगे, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम है तो 15-15 करके आपके पास एक पेपर के 2 लेक्चर आएंगे, जिससे कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। शॉर्ट वीडियो आपके पास मिलेगा, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।